नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का महत्वपूर्ण विषय है कांग्रेस में बेलगाम जबान। सबसे पहले शुरू करते हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वमान्य नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष श्रीमान राहुल गांधी का। असल में राहुल गांधी अब हास्यास्पद होते जा रहे हैं। क्या वो बोल रहे हैं उनको खुद ही पता नहीं चल रहा है। राहुल गांधी यह भी नहीं कह सकते कि मैं हिंदी नहीं जानता, इटली का मेरा पैदाइश है। नहीं, वो भारत में जन्मे हैं। राहुल गांधी का जन्म दिल्ली में हुआ है और दिल्ली में रहे हैं, पले बढ़े हैं। पढ़ाई करने के लिए विदेश में थोड़े दिन के लिए गए हैं। चुनाव क्षेत्र उनका ठेठ मगही है, उत्तर प्रदेश है, जहां आधे अवधी और भोजपुरी बोली जाती है। सुल्तानपुर, अमेठी, ये सब इलाका हम लोगों का पूर्वांचल कहा जाता है। तो राजनीतिक क्षेत्र भी उनका करीब करीब 20 साल से तो सीधा अमेठी ही है। तो उनका कार्य क्षेत्र में भी हिंदी है, तो हिंदी नहीं बोलने आता या नहीं कहकर बच सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का मैं समझ रहा हूं कि जबान खराब से ज्यादा उनका दिमाग खराब है। दिमाग इन द सेंस कि राहुल गांधी अभी उस औरे से अपने आप को बाहर निकालना ही नहीं चाहते या निकाल ही नहीं पा रहे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के कैबिनेट नोट को फाड़ दिया, यह कह करके कि ये मेरे लिए तो रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक है। जबकि भारत का प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी होता है और उसका सिग्नेचर भारत के आन बान शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। उसके अलग उस कैबिनेट मीटिंग में जिन जिन लोगों ने अप्रूवल दिया था और जिन जिन लोगों का हस्ताक्षर था, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो राहुल गांधी के माता पिता दोनों से राजनीतिक और आयु दोनों में बड़े थे, सीनियर थे। लेकिन राहुल गांधी ने आओ देखा न ताओ उसको फाड़ दिया। ना तो अपने पिता माता के से बड़े लोगों की उम्र का लिहाज किया, न भारत के प्रधानमंत्री का। अभी वो उसी आभा मंडल में घूम रहे हैं। अभी उनको लग ही नहीं रहा कि भाई लगातार 12-13 साल हो गए आपको सरकार से बाहर हुए और आगे कब आएंगे, इस बुद्धि से समझ नहीं आ रहा कि आएंगे भी कि नहीं आएंगे। क्योंकि आने वाला कोई काम आप नहीं कर रहे हैं। आपने सुबह सुबह उठ करके ट्वीट कर दिया कि भारत के जेएनजी सड़क पर आएंगे और मोदी का विरोध करेंगे। जेएनजी आए, सड़क पर आए और दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरी 4 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के समर्थक छात्र इकाई को दे दिया। उन्होंने अपना बात स्पष्ट कर दिया। नेपाल के जेएनजी की अगर आप बात कर रहे होंगे तो नेपाल के जेएनजी ने भ्रष्टाचारियों का घर फूका, भ्रष्टाचारी नेताओं को कूटा पीटा, मारा, फुटबॉल की तरह से उछाला। और जब पत्रकारों ने कहा कि अब आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको योगी और मोदी चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। आपने जेएनजी की यह बातें नेपाल की सुनी नहीं। एक ने नेपाली युवा ने नहीं कहा कि हमको राहुल गांधी और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का सत्ता चाहिए। सबने या तो मोदी का नाम लिया या योगी का नाम लिया। तो वहां का जेएनजी भी आपके समर्थन में नहीं था और यहाँ का जेएनजी भी अब आपके समर्थन में नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में बात स्पष्ट हो गया। फिर भी आप बेलगाम बोल पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कभी पत्रकार पूछता है कि भाई इसमें कुछ अदालत में भी जाएंगे। आप सीधा कहते हैं कि देखो देश का लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। अब आपको पता ही नहीं है कि नेता विपक्ष का दायित्व क्या है। आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री के बराबर आपका हैसियत कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। भारत में जब प्रोटोकॉल का लिस्ट बनेगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद नेता विपक्ष। लेकिन आपको अपने गरिमा का ही ख्याल नहीं है। नेता मतलब नेता सदन यह कह रहा है कि लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। तो आप किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर जो अपुष्ट खबरें प्रसारित हो रही हैं, जिसको मैं इंडोर्स नहीं करता और चाहता भी नहीं कि इस पर चर्चा हो, उस पर 2 बात बिना बोले रहा ही नहीं जाता। मतलब लगता है कि भारत के लोकतंत्र विरोधी विदेशी गैंग के शिकार हो गए हैं या उनके पैसे पर पड़ रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि भाई आप नेता विपक्ष हैं, कोई बात नहीं है, आप देश में लोकतंत्र को खतरे में डालते रहिए, लोकतंत्र पर से लोगों का भरोसा उठाने का काम करिए, यही आपका काम है, यही आपका दायित्व हमारे तरफ से है। भारत की जनता ने आपको कौन सा दायित्व दिया उससे हमको मतलब नहीं है, हम जो दायित्व दे रहे वो निभाइए। और आप भारत की जनता का कोई दायित्व नहीं निभा रहे हैं, वो उनके दायित्व निभा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, लोकतंत्र को संदेह में डाल रहे हैं। लोकतंत्र का मेन जड़ चुनाव आयोग को ही आपने झूठा और निकम्मा घोषित कर दिया हुआ है, जबकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं दे रहे और कह रहे कि सबूत देना मेरा काम नहीं है, ना तो मैं एफिडेविट दूंगा ना सबूत दूंगा, मैंने कह दिया और मान लिया जाए। यही तो दुनिया चाहती है कि भाई आज नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को आंखें दिखा रहे हैं, उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, तो इसके वजूद को ही खतरे में डाल दो, ताकि कल को मैं कह सकूं कि भाई तुम कौन आदमी हो, 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व तुम करते नहीं हो, क्योंकि वोट चोरी से तुम चुनाव जीत गए हो। राहुल गांधी का नेता विपक्ष और देश की जनता भी बात मान रही। आपका प्रयास यही है कि नरेंद्र मोदी की जो वर्चस्व पूरी दुनिया के राजनीति में आज बने हुए हैं, जिसे भारत को लोग सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, उसको ही दागदार कर देना। और अगर नहीं तो फिर आपका उद्देश्य क्या है बिना सबूत का इस तरह की अलग सराप आरोप लगाना? क्योंकि एक बार आप आरोप लगाए पहला दिन में जब अणु बम छोड़े थे, तो जिन जिन लोगों का विजुअल आपने विजुअल में नाम दिखाया, वो सब के सब पत्रकारों के सामने आकर के कहे कि 4 जगह नाम का आधार क्या है। मतलब मैं इन 4 जगह गया, चुनाव में अपना पंजीकरण कराया, अब मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और हर जगह से मैंने कैंसिल करा दिया, यूपी में मेरा पंजीकरण है, लेकिन जो कैंसिल कराया वो आपने नहीं दिखाया। 4 जगह था, उसका फोटो कॉपी लेके घूम रहे हैं। इन तो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और सीक्रेसी एक्ट का ख्याल नहीं रखते। आपका मोबाइल पर स्ट्रीमबर्ग वाला मामला के लिए उछल करके चिल्ला रहे थे कि हमारा मोबाइल हैक हो रहा है, हमारा मोबाइल, हमारा डाटा लीक हो रहा है, और आप हमारा मोबाइल नंबर एक्सपोज कर दिए, बता दिए कि इन मोबाइलों से वोट डिलीट हुआ है। हमारा सीक्रेसी एक्ट नहीं है, मतलब भारत का आम नागरिक से आप बड़े हैं, खुदा हैं, मतलब बुद्धि नाम का चीज आपके पास नहीं है, गंभीरता नाम का चीज आपके पास नहीं है, मर्यादा नाम का चीज आपके पास नहीं है, और लोकतंत्र के हिसाब से दूसरे नंबर का दर्जा हासिल किए हुए हैं, आप उसके लायक नहीं है। इन सब विषय से भारत की जनता विचलित हो रही है और आपको वहां पहुंचा करके दुखी हो रही है। तो क्या चाहते हैं कि भारत की जनता जो इसके पहले बार में आपको विपक्ष का भूमिका में भी नहीं लाई थी, अगले बार में यही पोजीशन दे दे? क्योंकि विपक्ष की भूमिका में आप अनाप शनाप बोल रहे हैं और विपक्ष की मर्यादा का पालन ही नहीं कर रहे हैं। अगर यही तरह का हाल हुआ तो स्थिति बड़ा गंभीर होने वाली है। अब आपके अगले कड़ी में रिश्ते में आपके मामा लगते हैं कि मौसा लगते हैं, चाचा जैसे तो लग ही रहे हैं। तो सैम पित्रोदा साहब के मुंह में बवासीर है। आजकल हर तरह के बवासीर का इलाज है आयुर्वेद में, एलोपैथ में, जराह पद्धति में। वो लकड़ी में तेजाब डाल के लगाते हैं, लेकिन शायद वो दूसरे जगह लगाते हैं, मुंह में वो नहीं लगता है, मैंने नहीं देखा, बट और जगह लगते सुना है। तो वो लकड़ी लगा के मुंह में तेजाब वाला से लगवा देते, क्योंकि सैम पित्रोदा जब भी मुझ में आता है कुछ ना कुछ उल्टी कर देता है और आप लोगों को समेटना मुश्किल हो जाता है। सैम पित्रोदा का पाकिस्तान प्रेम हर बार घूम फिर करके आ जाता है। एक तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जितने कांग्रेस के लोग हैं उनको बांग्लादेश से प्यार नहीं है। मुसलमान तो वहां भी है, अब तो वहां इस्लामिक राष्ट्र भी बन गया है, लेकिन अभी भी आपको बांग्लादेश से प्यार नहीं है, नेपाल से प्यार नहीं है, भूटान से प्यार नहीं है, चीन से प्यार नहीं है, पड़ोस में सिर्फ पाकिस्तान से क्या प्यार है? क्या ऐसी खास चीज पाकिस्तानी आपको दे रहे हैं, या आपकी पाकिस्तान की नजर पड़ी हुई है? क्योंकि जो आता है वो पाकिस्तानी प्रेम दिखाता है, चाहे मणिशंकर हो, रोशन पित्रोदा हो या और लोग। तो यह सब लोग आपके जोड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। लोकतंत्र तो भारत का ना कमजोर था, ना है और ना ही आप जैसों से होगा, लेकिन आप लोग कमजोर थे नहीं, लेकिन अब होते जा रहे हैं अपने बुद्धि विवेक से। इन सब विषयों पर विचार जरूर करिएगा, क्योंकि भारत की जनता उसको समझने में देर नहीं लगती। आज जब भारत की जनता समझ गई है आप कितना हो चिल्ला रहे हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी के विषय में आपको बता दूं, अरे वाह, उसका नाम गंगा राम बढ़ई है। हाँ, उन्होंने एक बार बताया था कि मैं बढ़ई हूँ, मेरे को इतना बड़ा भाव देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बढ़ई के भी मुंह में बवासीर हो तो इलाज तो करवाना पड़ेगा ना। हो जी, तो एक बात आपको मैं बता दूं, 2-3 चीजों की समझ आपके पास है कि नहीं है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजों की मालूमात आपको हो जानी चाहिए। जितना आप ज्यादा नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी उतनी ज्यादा चुनाव के माध्यम से जीत करके आ रहे हैं।
और जो जो काम को नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लिया है वो सब पूरा कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी के 2014 से अब तक के कार्यकाल में एक बार भी कोई 2G 3G जीजाजी और अनाप शनाप जिन नहीं ढूंढ पाए। तो ले दे करके क्या मिला है? वोट चोरी, अडानी अंबानी, यही 2-3 चीजें लेकर उसके बाद संविधान खतरे में है। जातीय जनगणना, तो जातीय जनगणना का तो नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से मुद्दा ही छीन लिया, घोषित ही कर दिया कि हम जनगणना करवाएंगे। और अब जनगणना करवा देंगे तो बिहार में सबसे पहले भाईजान ने बोल दिया कि भाई 18% हम हैं और 13% यादव है, तो वो हमारा नेतृत्व तो कैसे करेगा? जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी हिस्सेदारी। तो अगर यह बिहार में मांग हो रहा है तो कांग्रेस के नेता के रूप में भी मांग होगा, क्योंकि गांधी कितना % है ये बात आपको बताना पड़ेगा। और अब कितना % गांधी है तो उतने % में लोकसभा में विपक्ष के नेता आपको कैसे मिले, यह बात का जवाब आपको लोगों को देना पड़ेगा। और नहीं तो स्थिति बदतर होती जाएगी। इन सब विषयों पर आप विचार जरूर करिएगा। देश में स्थिति बहुत विस्फोटक होती जा रही है। लोकतंत्र जहां जहां है वहां वहां पता न क्यों किस साजिश के तहत विद्रोह हो रहा है। फैशन की नगरी फ्रांस भी अब जल रहा है, सरकार विरोधी मुहिम वहां भी लगा हुआ है। नेपाल में आपने हश्र देखे लिया, उसके पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तो चर्चा नहीं करते, वहां होता रहता है, वहां जो लोग हैं। एक भारत अपने संस्कारों की वजह से बचा हुआ है, मजबूत नेतृत्व की वजह से बचा हुआ है। इसकी जड़ें बड़े जमीन में है और यहाँ की फौज मारती कम घसीटती ज्यादा, यह लोग जानते हैं। इसीलिए नेपाल जैसी कोई हरकत हैंकी पैंकी करने की हिमाकत यहाँ के लोग नहीं करेंगे। हमारे आम जन बहुत संस्कारी हैं। हमारा किसान एक गलत मुद्दे पर आंदोलन किया लेकिन कभी कोई आगजनी का सहारा नहीं लिया। हमारे NRC के मुद्दे पर मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पर महीनों तक बैठक होती रही। उस बैठक में इतनी सारी सुविधाएं थी कि वहां कई लोग माँ बाप बन गए, लेकिन फिर भी वहां और आगजनी जैसे किसी काम का सहारा नहीं लिया गया। ऐसे संस्कारी भारतीय समाज में आप दूसरे बुराइयों को लगा करके उदाहरण देंगे तो देश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। मैं यही चाहता हूं कि आप बने रहिए, क्योंकि आपका बने रहने में देश का फायदा है। आप राजनीति में रेलेवेंट रहिए। कहीं आप राजनीति से इरेलीवेंट हो गए तो मोदी का क्या होगा? इन्हीं चिंता में मैं आपको बने रहने की दुआ देता हूं। बाकी आप सब राहुल गांधी को कितना सीरियस लेता है मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन राहुल गांधी खुद को सीरियस नहीं लेते। वो एक उदाहरण देकर के वीडियो बंद करूंगा। 16 दिन सतुआ पी करके बिहार में प्रवास किए, पूरा रैली वैली किए। 17वां दिन विदेश चले गए छुट्टी उतारने के लिए, सारा थकान उतारने के लिए। राहुल गांधी ऑफिशियली शादी नहीं की और मैं मानता हूं कि 20 साल लगातार संसद में रहने वाला मेरा संसद सदस्य झूठ नहीं बोला होगा, ब्याह नहीं किया है। तो ब्याह नहीं किया तो फिर काहे लिए विदेश जाता है? 10 दिन 15 दिन विदेश में रहने के बाद तुरंत विदेश चले जाने का पीछे क्या राज है, यह देश की जनता जानना चाहेगी। क्योंकि यहाँ पर आपका मुकाबला 365 दिन और 24 घंटे वाले राजनीतिक से है। उसमें इस तरह की पार्ट टाइम राजनीति से कितना सर्वाइव करेंगे ये आप देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। सीरियस हो जाइए। लोकतंत्र में विपक्ष की हैसियत भी बहुत बड़ी होती है। बेशक आप यह न माने कि लोकतंत्र का मजबूत होना हमारा दायित्व नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि नेता विपक्ष की जिम्मेदारी भी लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में बराबर की भूमिका है। आपकी भूमिका उम्मीद में मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। परमात्मा से आपको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।